स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं उस विषय से आप सभी इत्तेफाक रखते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में, बाल झड़ने के बारे में। तो अगर आपकी भी प्रॉब्लम है ये, या फिर इसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्यूरोसिटी है बालों से जुड़ी हुई, तो आप इस मंच के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारे कुछ बालों का रोजाना झड़ना और झड़े हुए बालों की जगह नए बालों का ले लेना बहुत ही आम बात है। ये हमारे बालों के विकास चक्र का हिस्सा है। कुछ मामलों में ये बाल झड़ते हैं और वापस भी उग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें ज्यादा बाल झड़ते हैं लेकिन नए बाल नहीं उगते। इस स्थिति को एलोपेशिया कहते हैं। आपको समझाते हैं कि बाल झड़ने के लक्षण क्या है। लोगों को बाल झड़ने का अनुभव अलग अलग तरीके से होता है, जो बाल झड़ने के प्रकार और उसके कारण पर निर्भर करता है। आप लक्षणों में शामिल है पीछे हटती हुई हेयरलाइन, बालों का पतला होना, बालों के छोटे छोटे टुकड़ों का झड़ना, बालों का बहुत ज्यादा उलझना। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके परिवार में माता पिता को ये समस्या हो। शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं के बाल झड़ते हैं। कैंसर बीमारी के इलाज के दौरान ली जाने वाली केमोथेरेपी के दौरान भी बाल चले जाते हैं। कई गर्भ निरोधक दवाइयों की वजह से भी हेयर लॉस होता है। शरीर में कई विटामिन्स की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसके अलावा आजकल चल रहे ट्रेंड में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे हेयर कलर या स्ट्रेटनिंग भी बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को कसकर बांधना भी बालों की जड़ों को कमजोर करता है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस भी बालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाल झड़ने की वजह से लोग अपना मनोबल खो देते हैं। ज्यादातर लड़कियों में तो हेयर लॉस चिंता का विषय होता ही है, लेकिन वो लड़के जिनकी कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं खुद को बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह हैं, हमारे साथ डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जैन भी जुड़ गई हैं। तो ये तीनों आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले डॉक्टर दिव्या का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिव्या, बाल झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है, इतनी कॉमन कैसे? मैम, एक आजकल सीज़न चल रहा है, मॉनसून्स में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है फर्स्टली। सेकंड, बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। थर्ड, आजकल जितने हेयर स्टाइल्स किए जाते हैं, जितने हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते हैं, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, इनकी वजह से भी काफ़ी हेयर फॉल होता है। एंड फोर्थ, ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो जाता है, जिसमें ये वाले एरियाज में भी हेयर लॉस हो जाता है। इट इज़ बिकॉज लोग टाइटली बांध के सोते हैं, रात को टाइटली बांध के रखते हैं ड्यू टू मेनी हेयर स्टाइल्स, तो उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। देन PCOD जो पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा गया है, उसकी वजह से भी बहुत लोगों का हेयर फॉल देखा गया है। तो ये हेयर फॉल ओवर पीरियड जो होता है, एज के साथ, टाइम के साथ बढ़ता है। थायराइड के कई पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनको अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन कम है, उन लोगों में भी हेयर फॉल बहुत कॉमनली देखा गया है। ये हेयर फॉल ओवर पीरियड जो होता है बढ़ता ही है, कम नहीं होता। सो इसके लिए वी यूजुअली एडवाइस कि आप ट्रीटमेंट एट दी अर्लीस्ट करवा लीजिए। इवन टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, इन सारी बीमारियों में भी 3 मंथ्स के बाद हेयर फॉल देखा गया है।
देन लास्ट इज़ कि कई लोग जब डिलीवरी कर देते हैं, जब फीमेल्स में डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी हेयर लॉस होता है। 3 months पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स, तो उस केस में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, टू द एक्सटेंट कि कई फीमेल्स बैल्ड हो जाती हैं। तो ये सारे कॉजेज़ जो हेयर फॉल के होते हैं ओवर पीरियड, दीज आर ट्रीटेबल कॉजेज़। These causes can be easily treated by biotin-based medicines. These are easily treated by use of minoxidil. They are easily treated. घर की डाइट ही अगर आप अच्छी लेंगे तो ओवर पीरियड हेयर लॉस कम हो सकता है। डॉक्टर अश्विनी, ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारी आप कहें कि हमारे आहार से, हमारे फूड से गायब हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए हमारी डाइट में शामिल? मैम, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन डेफिशिएंसी। आजकल जिस तरह से लोग, जैसे मैम ने बताया कि डाइट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, डाइट अच्छा से नहीं ले रहे हैं, इस चक्कर में वो मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब के डेफिशिएंसी क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी डेफिशिएंसी क्रिएट होने से हमारे बालों के जो मॉइस्चर है, जो नरिशमेंट है, वो सही से नहीं मिल पाता है। तो दीज आर द प्राइमरी रीजंस ऑफ डेफिशिएंसी। जी, तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, संपर्क इनका शायद टूट गया है इस वजह से, लेकिन आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपकी बालों से जुड़ी हुई है, अगर आप जानना चाहते हैं आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो फोन लाइन के जरिए आप हमारे एक्सपर्ट से सवालों का जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर अखिलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हमारी कई बार हमारा न्यूट्रिशन की कमी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। तो क्या आप सप्लीमेंट्स के जरिए इस कमी को पूरा कर सकते हैं? प्लस हमें किसी भी केस में ये कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है? Am I audible, right? Yes, you are. Yes, right. So न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक कॉमन कॉज है हेयर फॉल का, मेल और फीमेल दोनों में। जब नॉर्मली पेशेंट आते हैं तो हम उनका कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड, ये चीज़ों को टेस्ट करते हैं। और अगर इनमें डिफिशिएंसी पाई जाती है, और वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में विटामिन डी। डॉक्टर, मैं आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। इस वक्त हाथरस मामले पर एक प्रेस वार्ता हो रही है, पहले वो सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कई जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजन सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, एक आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग दिया जाएगा। सर, इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए?
मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जिनकी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया, पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, हाथरस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बहरहाल अपने प्रोग्राम का रुख करते हैं हेल्थ इंडिया में। आज हम बात करें हेल्थ के विषय में, जो हम बात करें हेयर लॉस की। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं तो फोन कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है नोएडा से, पूजा जुड़ी है हमारे साथ। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। जी मैडम, हम पूजा बोल रहे हैं नोएडा से। हमें पूछना था कि बाल बहुत टूट रहे हैं, यहाँ से कैसे इनका रुकेगा कैसे? जी सर के आगे से बाल रोज टूट रहे हैं हमारे। जी, बाल बहुत टूट रहे हैं, ठीक है जी। हाँ बताइए मैम। दिव्या जी। हाँ, बालों का ऐसे है कि मैम एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड, डाइट में आप बायोटीन बेस्ड टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं, प्लस आयरन की कोई भी चीज़ जैसे गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आयरन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। थर्डली, किसी डर्मेट को अगर आप दिखाएंगे, अगर स्पेसिफिक पैटर्न हेयर लॉस है कि एक जगह से ही बाल उड़ रहे हैं या ओवरऑल डेंसिटी कम हो रही है, तो उसमें आप थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ 2% फॉर फीमेल्स एंड 5% फॉर मेल्स होता है नॉर्मली। तो कोई भी डर्मेट के अंडर वो आपको ये ऐड करवा सकते हैं, 1 ml सुबह, 1 ml शाम को। इससे ओवर पीरियड ऑफ 1 to 3 months हेयर लॉस कम हो सकता है और आपको उसमें फ़र्क दिखाई देगा। साथ ही साथ आप इसके साथ कोई ना कोई सीरम भी ऐड कर सकते हैं ताकि मिड लेंथ ब्रेकेज जो बालों की हो रही है वो भी रुक जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ी है, नीतू जैन है, जो कि आयुर्वेदाचार्य है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पे करना चाहूंगी। और डॉक्टर अखिलेंद्र, इससे पहले हम बात कर रहे थे हेयर लॉस के विषय में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल का जिक्र किया, तो मिनॉक्सिडिल कोई भी अपने आप से ले सकता है या फिर इसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में लिया जाए? मिनॉक्सिडिल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, बट इसको लोग इंस्टाग्राम पे देख के, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जिन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाया बट फिर भी उनमें बॉल्डनेस हो गई। उसका रीज़न ये होता है, मिनॉक्सिडिल डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है, डिफरेंट प्रिपरेशन में आता है एंड डिफरेंट फॉर्मुलेशन होता है। जैसे सोल्यूशन फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में आता है, फोम फॉर्म में आता है। एक पेशेंट को अगर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से एलर्जी होती है, रेडनेस होती है और कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं और उनको ये लगता है कि मुझे मिनॉक्सिडिल से एलर्जी है, जबकि मिनॉक्सिडिल से ट्रू एलर्जी इज वेरी वेरी रेयर। हमारे प्रैक्टिस में बहुत ही कम पेशेंट में देखी जाती है। मोस्टली उसके फॉर्मुलेशन को चेंज करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल एक ड्रग ऑफ चॉइस है मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न में रोकने के लिए, पर उसको अपने आप से शुरू करने से बेहतर है कि किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, आप जिस भी शहर में रह रहे हो, और किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के और फिर शुरू करें। डॉक्टर, क्या ये रीग्रोथ में भी हेल्प करता है या फिर सिर्फ बालों को झड़ने से रोकता है? जी, दोनों में हेल्प करता है। बालों को झड़ने से भी रोकता है और बालों के वो हेयर जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा मेल में मेल पैटर्न जब हेयर लॉस होता है और पूरे बाल चले जाते हैं, तो वहाँ पे तो ग्रोथ नहीं हो सकती है। बट अगर ग्रोथ कम हो गई है, तो बाल पतले हो गए हैं और थोड़े भी उसमें अभी मतलब आप समझिए सिंपल भाषा में कि जान बची है, तो उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो उन बालों में रीग्रोथ हो सकती है। नीतू जी, इसके अलावा जी बात पूरी इसके अलावा रीग्रोथ करने के लिए मिनॉक्सिडिल ही केवल एक सोल्यूशन नहीं होता। जैसे मैंने बता रहा था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसके लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं एंड पीआरपी ट्रीटमेंट होते हैं, जीएफसी ट्रीटमेंट होते हैं। ये सब ट्रीटमेंट ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे हो सकते हैं, जिसको करा के आप फ्यूचर में बॉल्डनेस को रोक सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, हमारे साथ वीरेंद्र मधु जी जुड़े हैं झांसी से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये प्रश्न जानना चाहूंगा कि बाजार में बिकने वाले जो तेल होते हैं कि बाल झड़ना जाता है, क्या ये ठीक होते? डॉक्टर अश्विनी, अब जो बाज़ार में जो ओवर द काउंटर तेल मिल रहे हैं, एक्चुअली कुछ के बारे में कुछ ज़्यादा हमें पता है नहीं। जो प्रॉपरली मेडिकेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छे से हम कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आजकल मार्केट में आप देखेंगे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन पे आप देखेंगे नए नए तरह के आदिवासी ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल आते हैं।
इनकी कंसिस्टेंसी क्या है, इनके अंदर क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कितना हेल्पफुल है या खाली मार्केटिंग गिमिक है, वी डोंट नो दैट। बट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के अलावा जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं और उनसे डेफिनेटली बेनिफिट होता है पेशेंट्स को। सो खाली इंस्टाग्राम स्नैपचैट को ना फॉलो करें, डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से मिलें, प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट या ऑयल्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी क्यूरोसिटी का समाधान मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हमारे साथ लखनऊ से खुशबू जुड़ी हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। खुशबू जी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरे एलोपेशिया एरियाटा है और बाल झड़ गए हैं, उसमें बाल नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करें? जी, नीतू जी आयुर्वेद की दृष्टि से क्या बताएंगे? हाँ जी, एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है ना कि आपको पहले तो अभी ये सडनली हुआ है या किसी वजह से पहले से आपको हो रहा है, पहले तो हमें ये जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण से बाल चले जाते हैं। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन और ऑयल ऐसे होते हैं जो हम लोकली भी यूज करवाते हैं और मेडिसिन भी देते हैं, तो बाल आ जाते हैं। तो इसलिए आपको आपके आसपास जो भी कोई यदि आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हो, आपके पास सीनियर फिजिशियन हो, तो आप जाके वहाँ उनसे मिल सकते हैं, इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल उसमें एक महामरीचादी ऑयल करके आता है, लोकली आप उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, रात को सोने से पहले यूज़ करेंगे, सुबह वॉश कर लेंगे, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेडिसिन खाने के लिए तो आपको ऑल ओवर आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तभी बता सकते हैं कि आपको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर दिव्या, आपका क्या टेक है इस पे? मैम, एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून बीमारी है। यहाँ पर अपने ही सेल्स, बॉडी के सोल्जर सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स के साथ फाइट करते हैं। एज अ रिजल्ट पैचेस में हेयर लॉस हो जाता है। वो पैच कहाँ पर एग्जैक्टली है वो बहुत ज़रूरी है। अगर स्कैल्प पे है तो हम मिनॉक्सिडिल एंड बायोटीन से ट्रीट कर सकते हैं। साथ में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं विच आर स्टेरॉइड बेस्ड, जिनका रिजल्ट इमीडिएट आता है। विद इन 21 डेज हेयर लॉस में फ़र्क दिख जाता है। सेकेंड चीज़ है, विदाउट मिनॉक्सिडिल एंड विदाउट ओवर पीरियड स्टीरॉइड्स भी अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहें तो फॉलिका बेस्ड सीरम्स आते हैं, जिनको अगर लगाएंगे तो ओवर पीरियड फ़र्क दिखता है। थर्ड चीज़ है, अगर ये एलोपेशिया एरिएटा अगर आपकी आईब्रोज पे है या किसी और एरिया पे है तो वो ट्रीटेबल है। वो ओवर पीरियड आप अगर सीरम्स या क्रीम्स लगाएंगे उसी के साथ फ़र्क दिखेगा। उसके लिए हमें टैबलेट्स की या इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, जसमीत है हमारे साथ। स्वागत है आपका जसमीत, अपना सवाल पूछिए। जसमीत जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, सवाल पूछिए। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए मैम। जसमीत जी, आप कुछ जानना चाहती है तो सवाल अपना पूछ सकती हैं आप। चलिए, फिर से आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है। डॉक्टर अखिलेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अखिलेंद्र, डैंड्रफ एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, तो ऐसे में डैंड्रफ क्यों होता है, क्या बड़ा रीजन है इसके पीछे? राइट, तो आपने सही कहा, डैंड्रफ भी एक कॉमन कॉज है जो कि हेयर फॉल को बढ़ाता है। और इस पर्टिकुलर मौसम में जैसे अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, जुलाई अगस्त का जो सीजन आ रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के हेयर फॉल यहाँ पे बढ़ते हैं। उसमें से एक डैंड्रफ भी कॉज होता है। तो एक ट्रेडिशन है इंडिया में ऑयल लगाने का। तो जैसे भी पुराना क्वेश्चन आया था, डॉक्टर अश्विनी बता रहे थे, तो ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं होता कि वो पेनिट्रेट करे और रूट पे जाके कुछ पोषण करे, तो ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल के अंदर जो होता है बेसिकली एक फंगस होता है, मेलेसिजिया फरफर, जिसको ऑयल चाहिए होता है। तो ये ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये तेल लगाने से और बढ़ता है। एक बार जब आप ऑयल लगाते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपका डैंड्रफ इंप्रूव हो गया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि डैंड्रफ यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है? कीटोकोनाजोल 2% फेस शैम्पू होता है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सीजन 2 महीने अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको हफ्ते में 1 या 2 बार उस शैम्पू को यूज करना चाहिए। शैम्पू लगाएंगे, 5 मिनट वेट करेंगे और उसको वॉश कर लेंगे, जिससे आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा।
तेल अगर लगाना है तो उसको आप बालों के रूट पे नहीं लगाएंगे, जड़ पे नहीं लगाएंगे, उसको लेंथ पे लगाइए। तेल का मेन काम जो होता है वो कंडीशनर की तरह होता है। तेल या कंडीशनर दोनों को ही बालों की लेंथ पे लगाना चाहिए और रूट पे लगाने को अवॉइड करना चाहिए ताकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम रहे। और इसके अलावा इस पे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, समथिंग कॉल्ड सीबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीट करना चाहिए, फिर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, राकेश। राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी राकेश जी, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए सर। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी 50 ईयर्स है और मेरे जो है ना, मैं हेयर कलर 15 सालों से यूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे बालों की डेंसिटी बालों की कम हो गई है और साइड से दोनों में बाल थोड़े कम हो गए हैं और डेंसिटी कम हो गई है। तो मैं मतलब ग्रोथ कम आ रही है, बाल नहीं बांधने से, तो मैं ऐसी चीज में यूज करूँ घर पर जिससे कि मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो जाए और थोड़े बाल कितने कम हो जाए। तो हेयर कलर यूज करना जरूरी है, तो वो मैं लोरिन का ब्रांड यूज करता हूँ वैसे हमेशा। तो उस बारे में कि क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर अश्विनी, अगर आप इस पर कुछ एडवाइस करना चाहें। वॉल्यूम डेंसिटी इनके बालों की काफ़ी कम हो गई है। आई मीन मेल्स होता क्या है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। विद एज मेल्स के अंदर एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे हम बोलते हैं वो दिखा जाता है, जिसकी सीवियरिटी का ग्रेड्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6, 7 तक। सो डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम चीज़ें उनको प्लान कर सकते हैं। सो इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने पहले, डॉक्टर दिनेश ने बताया था पहले कि हम PRP थेरेपी यूज़ करते हैं या GFC थेरेपी यूज़ करते हैं, प्लस मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, या हम बायोटिन या ये सब सीरम ऐड करते हैं इनके उसमें। तो इनसे हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बढ़ता है। मेनली होता क्या है कि जो बालों की डेंसिटी है, उसकी थिकनेस है, वो इंक्रीज होती है इन चीज़ों से। ऐसा नहीं कि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट जो ओवरऑल बाल की थिकनेस होती है वो इंक्रीज होती है। सो ओवरऑल डेंसिटी हमें इम्प्रूव लगती है। सो ये एक प्राइमरी चीज़ होता है जो हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं वो करती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि बहुत नए बाल एकदम से आना शुरू हो जाए। विद एज ग्रोथ हमारे ओवरऑल डेंसिटी कम होती है, बट बालों की अगर थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो ओवरऑल डेंसिटी जो हमारे सर स्कैल्प के ऊपर है ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपके सर पे बाल ज्यादा हैं। ओके, नीतू जी, तेल को लेकर आपका क्या टेक है? क्योंकि आयुर्वेद में तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि तेल लगाएं, उससे बाल आपके अच्छे होंगे, लेकिन जो है एलोपैथी में ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, तेल लगाना बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, आयुर्वेद में तो है कि आपको तेल लगाना ही है। हर 2 या 3 दिन में जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपको ऑलिएशन अच्छे से करना है, इवन रूट्स पे करना है। जो बोलते हैं कि जनरली कि रूट्स पे नहीं करना चाहिए, रूट्स पे करना है और प्रॉपर अच्छे से वॉश भी करना है। ओवरनाइट आप लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए भी जनरली हम बोलते हैं कई बार के त्रिफला वगैरह का पाउडर लेके उसमें शैम्पू मिला के आप यदि वॉश करेंगे तो बहुत अच्छे कंडीशनर की तरह भी काम करेगा और आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे और झड़ेंगे भी कम। और जैसे अभी हमने जिक्र किया कि अगर हम जड़ों में लगाते हैं तो शायद उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। सो आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर हम जड़ों में लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर ग्रोथ होती है। नहीं, अभी जो ये सडन ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है, बट आज भी हम यदि देखेंगे और सुनेंगे तो कि इवन घी भी लगाते हैं कई लोग, सिंपल सरसों का तेल भी लगाते हैं, तो भी उनके हेयर एकदम ब्लैक रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाल नहीं लगाना चाहिए, इससे बालों को नुकसान होता है, तो ये आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट नहीं है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि ऐसा हालांकि सर ने डैंड्रफ का जिक्र किया था कि डैंड्रफ के दौरान डैंड्रफ के दौरान वही स्कैल्प आपका क्लीन होना चाहिए। एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, यदि आप डिजीज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम है, तब डिफरेंट टाइप के ऑयल आयुर्वेद में आते हैं, डिफरेंट लोशन, चीजें बहुत सारी ऐसी आती हैं जो हम यूज करवाते हैं। तो डैंड्रफ जब साफ रहती है, ये सिर्फ एक हेल्दी पर्सन के लिए कि नॉर्मली आपको हेयर लगाना है, तो आपके पास ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आपके सर में डैंड्रफ या कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह आपको हो। डॉक्टर दिव्या, नॉर्मली बहुत सारे मिथ है शैम्पू करने को लेकर, बाल धुलने को लेकर। कुछ लोग रोजाना शैम्पू करते हैं और कुछ का टेक ये है कि अगर रोज हम शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगेंगे। तो जरा इसके विषय में बताइए, आपका क्या टेक है? कितनी बार बालों को शैम्पू करना चाहिए वीक में?
मैम नॉर्मली बालों को आप हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करिए। अगर स्वेट है तो एवरी सिंगल डे वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट बालों में बैक्टीरियल ग्रोथ करता है, फंगल ग्रोथ करता है। एज अ रिज़ल्ट एवरी सेकेंड डे वॉश करने की जगह एवरी डे करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपके बाल क्लीन रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार इज सफिशेंट। शैम्पू जो होना चाहिए वो माइल्ड होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, ताकि वो बालों को ज़्यादा नुकसान ना दे, बालों का जो हेलिक्स है उसको इंटैक्ट मेंटेन करके रखें। एज अ रिज़ल्ट बाल फ्रिजी नहीं होते, फैलते नहीं हैं। देन थर्ड चीज़ है, जब भी आप शैम्पू करें तो शैम्पू की क्वांटिटी कम लीजिए एंड दैट 5 टाइम्स उसको डाइल्यूट करिए पानी से, एक कटोरी में या एक मग में, उसको आप सिर पे लगाइए। एज अ रिज़ल्ट हमें सिर्फ स्कैल्प की जड़ों को क्लीन करना है, हमें बालों की स्ट्रैंड्स को क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालों की लेंथ अपने आप क्लीन हो जाती है, उसकी वजह से भी बाल कभी फ्रिजी नहीं होंगे और बालों में कभी कोई फंगल ग्रोथ नहीं होगी। एंड लास्ट चीज़, जब भी कंडीशनिंग करें आप बालों की या कोई सीरम्स लगाएं तो वो लेंथ में लगाइए, कभी भी जड़ों को टच मत करिए, उससे भी ग्रोथ में कभी अफेक्ट नहीं होता और कभी फंगल ग्रोथ नहीं होती वहाँ पर, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बालों में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है रेखा जी दिल्ली से। रेखा जी आपका स्वागत है, सवाल अपना पूछ सकती हैं आप। हेलो जी, मेरी 15 साल की ग्रैंड डॉटर है जिसके 50-60 के करीब बाल सफेद हो गए हैं। बाल लंबे हैं, काले हैं, लेकिन यंग है, 10th क्लास में पढ़ती है, क्या किया जाए? जी, डॉक्टर अखिलेंद्र इनकी डॉटर है 15 साल की जिसके बाल सफेद हो रहे हैं। राइट, तो देखिए इसको प्री मैच्योर कैनिटीज बोलते हैं। मोस्टली अगर टीनेज में हो रहा है या अर्ली 20s में हो रहा है तो ये रिवर्सिबल होता है। इन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार कुछ स्ट्रेस से भी हो जाता है जो कि अपने आप रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे बच्चियों में जब पीरियड शुरू होता है या कोई हाई स्कूल के एग्जाम का स्ट्रेस आया, उससे रिलेटेड भी कभी कभी कुछ हेयर ग्रे होते हैं जो कि रिवर्सिबल है और ब्लैक हो जाता है। हाई स्कूल में है बच्ची? हाँ जी, कितने ईयर की? हाई स्कूल में पढ़ती है। हाई स्कूल में 15 ईयर्स की है। तो उसको एग्जाम का ज़्यादा स्ट्रेस ना दें ताकि उसके बाल अच्छे रहें, उसकी सेहत अच्छी रहे। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो कैल्शियम पेंटोथेनेट करके विटामिन होता है जिसको 2 से 3 महीने के लिए ले सकते हैं। कुछ सीरम भी होते हैं लगाने के लिए, पर उसको प्रिस्क्राइब करने के पहले उन्हें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। चर्चा हमारी लगातार जारी है, कॉल आप लगातार कर सकते हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आज हम बात करें हेयर लॉस के बारे में, बाल झड़ने के बारे में। अगर आपकी भी बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस अगर आपकी भी बड़ी दिक्कत है, अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। डॉक्टर दिव्या, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जैसे कि अभी हम लगातार बात करें डैंड्रफ के बारे में, हेयर फॉल के बारे में। सो डेली रूटीन में आपने जिक्र किया कि आप हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू लगा सकते हैं। कंडीशनर का क्या रोल होता है? मैम कंडीशनर जो होता है हमारे बालों की स्ट्रैंड्स को यूनिफॉर्म करता है। हमारा जो बाल है वो एक हेलिकल स्ट्रैंड है जिसके बार बार बाल वहाँ से निकल आते हैं। क्यूटिकल जो होता है वो इंटैक्ट रहता है और जो कॉर्टेक्स होता है वो इंटैक्ट रहता है। पर बिकॉज ऑफ हार्श शैम्पूज़ या स्ट्रेटनिंग या कोई भी आप प्रोसीजर करते हैं बालों पे, उसकी वजह से हमारे बालों का जो क्यूटिकल है वो डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, वो सारी तरह से रूट्स निकाल देता है। तो अगर हम कोई भी कंडीशनर लगाएंगे वो उसको स्मूदन आउट कर देगा, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है बालों के अराउंड। ये सिर्फ स्ट्रैंड्स के अराउंड ही काम करता है कंडीशनर। कंडीशनर नहाने के बाद या शैम्पू करने के बाद भी लगा सकते। इवन आज की डेट में कंडीशनर शैम्पू से पहले भी लगाया जाता है कई कंडीशंस में। ओके, इंटरेस्टिंग। उससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ एमपी से कॉलर जुड़े, उसके बारे पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए सर अपना। सर मेरा सर आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ सर, मेरे सर के बीचों बीच डेड स्किन जमती है और निकलती रहती है, इसका कोई समाधान है क्या? सर के बीचों बीच डेड स्किन जमती रहती है। डॉक्टर अश्विनी। मैम, आप सर के बीचों बीच अगर ये डेड स्किन जमा हो रही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूट कॉज पता करना पड़ेगा हमें। वी कैन डू ए स्मॉल बायोप्सी फ्रॉम द स्किन, थोड़ा सा बायोप्सी कर सकते हैं, उससे ये पता चल जाएगा कि स्कैल्प पे किस रूट में किस लेवल पे इनको इन्फेक्शन है या क्या कंडीशन है। एक बार हमें डायग्नोसिस मिल जाएगा
तो उसी हिसाब से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। विदाउट डायग्नोसिस रैंडम ट्रीटमेंट करना से फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सो बेटर है कि टू फाइंड आउट द राइट कॉज एंड देन डायग्नोस अकॉर्डिंगली। यानी आपको देखकर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें तो वो सामने से देखकर बेहतर बता पाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, रुकेश, स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा क्या तो बाल जो है ना पतला हो गया है, इससे पहले बहुत लगाता था और उसके बाद क्या बीच में ना गंजापन आ गया है, जो मतलब झड़ रहा है, बीच में गंजापन आ गया है। और तिल का तेल खाने के लिए बोलते हैं, क्या उससे फायदा होता है क्या नहीं? क्या खाने से फायदा होता है तिल बताइए नीतू जी। तिल खाना हर किसी के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ जो प्रकृति के अकॉर्डिंग होते हैं ना, आपका वेट पे डिपेंड करेगा। आपका वेट किस तरह का है, आपकी प्रकृति किस तरह की है, किस कंडीशन के आपके बाल है, इसके हिसाब से हम जज करके ही बता पाएंगे कि आपको तिल खाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि तिल भी ना एक पर्टिकुलर प्रकृति के लोगों को ही हम खाने को बोलते हैं, जो थोड़ा थिन होते हैं, वेट जिनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनका बहुत ज़्यादा ना हो, लीवर भी ठीक है, तब हम तिल खाने को बोलते हैं। ऐसे जनरली तिल खाने को नहीं बोलते हैं। जी हमारे साथ एक और कॉलर है गुड़गांव से, मौसिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मैं 13 इयर्स की हूँ। मेरे बाल हैवी तो हैं बट बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? ओके डॉक्टर अखिलेंद्र, इनके बाल हैवी तो हैं, वॉल्यूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूखे हैं। राइट। तो जो बाल में रफनेस आती है, जैसा कि अभी डॉक्टर बता रहे थे, तो उसमें एक तो एजिंग होती है जो इनके लिए नहीं है। इसके अलावा जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पर्मिंग, हेयर बोटॉक्स, इन सब से रफनेस आ सकती है। जो कंडीशनर होता है उसका मेनली काम यही रहता है बालों के फ्रिजनेस को, रफनेस को इम्प्रूव करना, और उसे बालों की जड़ में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बालों की जो लेंथ है उस पर लगाना चाहिए। तो वो एक अच्छा कंडीशनर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑयलिंग वर्क करती है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि डैंड्रफ के पेशेंट में या सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट में नहीं करना है, बट यहाँ पे वो ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल को लगाने का सही तरीका जो हम बताते हैं वो ये है कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप ऑयल लगाएं, सुबह लगाएं, उसको 1 घंटे के लिए लगा के रखें और उसके बाद उसको शैम्पू कर लें। तो हफ्ते में 1 से 2 दिन ऑयलिंग करें, हफ्ते में 2 दिन कंडीशनिंग करें, इससे उनके हेयर मजबूत होंगे। इसके अलावा अगर इससे भी नहीं होता घरेलू उपचारों से, तो वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें ओमेगा ऑयल ये चीज़ें होती हैं, और उससे उनके बालों में इम्प्रूवमेंट आ जाए। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर है पुणे से, देश पांडे, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। सर अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। देश पांडे जी कुछ जानना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। संपर्क टूट गया है। डॉक्टर दिव्या का रुख करूंगी। डॉक्टर दिव्या, बहुत सारे मिथ्स होते हैं इसको लेकर, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि अगर हम बाल जल्दी जल्दी कटवाएंगे तो हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। सो इज इट ट्रू? मैम वैसे तो नॉर्मली नहीं देखा गया कि दिस इज़ नॉट देयर, बट बाल जल्दी जल्दी कटवाने से स्प्लिट एंड्स जो होते हैं नीचे के, जो बालों की लेंथ में आ जाते हैं, वो कम हो जाते हैं ओवर पीरियड। बट एक चीज़ है कि अगर आप बायोटीन बेस्ड टैबलेट्स खाते हैं या आप प्रोटीन इनटेक अच्छा लेते हैं तो आपके बाल एंड नेल्स दोनों की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। जो चीज़ जैसे बालों में 28 डेज लगते हैं 1 सेंटीमीटर ग्रोथ देखने में, वो आपको फ्रीक्वेंटली दिखेगा कि बाल लंबे हो रहे हैं। और इसको प्रूव करने के लिए आप अपनी ग्रोथ एक बार पहले बना के रखिए और फिर 30 डेज के लिए बायोटीन टैबलेट खाने के बाद चेक करिए, तो आपकी 1 नॉट बढ़ सकती है, आपको इतना डिफरेंस तक आ सकता है, उसमें लेंथ में फ़र्क आता है। हमारे साथ देश पांडे जी दोबारा जुड़ गए हैं पुणे से, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरा एक सवाल ये जो है, हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ हार्ड वाटर है, तो उसकी वजह से बाल भी थोड़े शाइनिंग वगैरह चले जा रहा है, बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या एक्चुअली हार्ड वाटर भी रीजन है कि अदर कुछ ये है? जी, और ये बहुत कॉमन सवाल है, मुझे लगता है शायद ये जितने भी मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं ये सभी का क्वेश्चन होगा। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेंद्र, अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए आप, हार्ड वाटर की वजह से जो बाल खराब होते हैं। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा कई बार चेंज ऑफ प्लेस होने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, उसका मेन रीजन ये हार्ड वाटर हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे उससे इम्प्रूव होगा। वाटर में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एक वाटर हार्डनेस चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके बाद आपको वाटर चेक करके, अगर आप चेक करें अगर आपके वाटर में हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो आप वाटर सॉफ्टनर लगवा सकते हैं।
तो ये मैंने इवन अपने घर पे भी कर रखा है और उससे मुझे भी फ़ायदा हुआ, तो ये चीज़ वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोटिन सप्लीमेंट है उसको शुरू कर दें और इन दोनों सिंपल चीज़ों से उनको इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ एक शशि कुमार भी जुड़ चुकी हैं, एक कॉलर हैं। शशि जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे को ये पूछना था, एलोपेशिया का ट्रीटमेंट है आपके पास? एलोपेशिया के ट्रीटमेंट के विषय में जानना है डॉक्टर अश्विनी। एलोपेशिया के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एलोपेशिया कौन से टाइप का है, एलोपेशिया का प्राइमरी रीज़न क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसका डायग्नोसिस बनाएं, एलोपेशिया का रीज़न क्या है। जैसे एलोपेशिया एंड्रोजेनिक है या वो मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, या एलोपेशिया एरियाटा है, कौन सा टाइप का एलोपेशिया है, उसका अलग अलग टाइप का हर एक का अपना ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे मेल्स में जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत कॉमन है, उसके लिए फिर फिनेस्ट्राइड की टैबलेट जो FDA अप्रूव्ड है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे एलोपेशिया धीरे धीरे कम हो जाता है। मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट है, बायोटिन सप्लीमेंट्स है, ये चीज़ें दे सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंट टाइप के एलोपेशिया जो है, हर चीज़ का एक अपना अपना सेट पैटर्न है, हर चीज़ को ट्रीट करने का वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन वो पैचेस बन गए सेट के ऊपर ना। सो एज जैसे मैम डॉक्टर दिव्या ने पहले ही बताया कि मोस्ट प्रोबेबली एलोपेशिया एरियाटा ही है जिसके पैचेस बने हुए हैं, तो उसको फिर उसी हिसाब से जैसे एज डॉक्टर दिव्या सजेस्टेड कि आपको प्रोटीन सफिशिएंसी देना है या मिनरल्स देना है या मिनॉक्सिडिल लोकल एप्लीकेशन करना है, वो सब कर सकते हैं। उससे स्लोली विद 1 to 2 मंथ के टाइम में आपके पैचेस जो है इम्प्रूव कर जाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी हमारे एक्सपर्ट ने जो कुछ बताया है। इसके मालूम कि या फिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? सॉरी, दोबारा एक बार दोहरा दीजिए, क्या कह रही हैं आप? उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये तो बताया ही नहीं आपने। आपने तो ये बोला कि डेफिशिएंसी हो सकती है, तो डेफिशिएंसी तो किसी चीज की है ही ना, इसी वजह से हो रहा है। कैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर दिव्या अगर कुछ सजेस्ट कर पाए, ट्रीटमेंट कैसे करें इसके लिए? मैम, अगर आपका पैची हेयर लॉस है तो वो एलोपेशिया एरिएटा है। एलोपेशिया एरिएटा को यूजुअली एक डर्मेट के अंदर, ट्रस्टेड डर्मेट के अंडर करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। उसमें आपको ये देख के वो बता सकेंगे कि इसमें बाल कितनी देर तक आ रहे हैं, उसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है या बिना इंजेक्शन के मिनॉक्सिडिल से ही काम हो जाएगा, वो भी आपको एक ट्रस्टेड डर्मेट ही बता पाएंगे। सेकेंड चीज़ है कि एलोपेशिया कुछ और है। अगर सपोज एलोपेशिया टीलोजन इफ्लूवियम वाला है या फिर अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बैडनेस आ रही है, तो ये सारी ट्रीटेबल है। ये मिनॉक्सिडिल से ही लगा के ट्रीट हो जाएगी, साथ में एक बायोटिन सप्लीमेंट ऐड होगा। फिर अगर एलोपेशिया आपका ड्यू टू एनी डेयरी प्रोडक्ट है, जो काफ़ी कॉमनली देखा गया एलोपेशिया एरिएटा में, तो वो डेयरी प्रोडक्ट आपको अपनी डाइट से हटाना पड़ेगा एंड स्पेसिफिकली आपकी हेयर रीग्रोथ ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी विदाउट एनी मेडिकेशन। सो ये चीज़ एक ट्रस्टेड डर्मेट को अगर आप दिखाएंगे तो वो बेटर कमेंट कर पाएंगे कि किस रीज़न से एलोपेशिया है या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जैसे ब्लड टेस्ट रेगुलर अगर हम करवाएं, थायराइड की वजह से हो सकता है, या नॉर्मल CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हीमोग्लोबिन असेसमेंट हो जाती है, या आयरन ट्रांसफेरेंस स्टडीज़ होती हैं, वो अगर करवाएंगे तो बहुत स्पेसिफिकली पता लग जाएगा ये एलोपेशिया किस रीज़न से आपको। तो उसके बेस पे हम मेडिसिन सप्लीमेंट करते हैं और उससे बहुत सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर नीतू जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि ये भी कहा जाता है कि चाय कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन की वजह से बालों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बाल टूटते हैं, तो क्या ये भी सही है? नहीं, चाय कॉफी का ऐसा तो इतना नहीं देखा गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना कोर्सेज हैं जो आजकल हम सोशल साइट्स पर देख रहे हैं, जो बाकायदा जब डाइट चार्ट अपना बनाते हैं तो उसमें वो ये मेंशन करते हैं कि ज़्यादा आप चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें अगर आप बालों की हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, चाय कॉफ़ी से क्या होता है ना, जिसको ज़्यादा एडिक्शन होता है तो थोड़ा सा हमारे बॉडी के फ्लोरा तो डिस्टर्ब होते हैं, और बॉडी के फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके बाल झड़ेंगे। बाल क्या, पूरी बॉडी पे हर एक चीज़ पे, इवन इंटेस्टाइन से लेके लिवर से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए चाय कॉफ़ी का थोड़ा बोलते, चाय कॉफ़ी क्या किसी भी एडिक्शन का, इवन कोई भी चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका फ़र्क आपकी बॉडी पे पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ें हैं कि आप इनको, जो भी आपने समझ ली कि चाय की वजह से हो रहा है या कॉफ़ी की वजह से, जिसको जैसा एडिक्शन है, तो वो उसने सोच लिया। लेकिन ऐसा है, नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। मैम, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा
कि चाय कॉफ़ी या एडिटिव्स जो मैम जो बता रही हैं, बेसिकली दीज आर वेसो कंस्ट्रिक्टर्स। तो ये वेसो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं और जो ब्लड सप्लाई को कम करते हैं। तो स्कैल्प की अगर ब्लड सप्लाई को कोई भी चीज़ कम करेगी तो उससे जो उनकी ग्रोथ है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब भी हम कोई भी हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी वेसो कंस्ट्रिक्टर है, वो चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें ताकि आपकी स्कैल्प को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए और वो न्यूट्रिशन मिलने की वजह से आपका जो ग्रोथ है जो हम चाह रहे हैं वो वापस आ पाए। इसलिए वी सजेस्ट कि यस थोड़ा सा ये कम रखना चाहिए, बेटर है। डॉक्टर अखिलेंद्र, जरा ये भी समझाइए, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का भी बहुत कल्चर है, बहुत ट्रेंड है, तो क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है? राइट मैम। सो अगर आप कहीं भी ऐसे एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के अंडर में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, मैं लगभग 12 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ और टचवुड किसी भी पेशेंट में कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। कुछ चीज़ें हैं जो सामान्यतः हो सकती हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद 1 से 2 दिन के लिए माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, उसके लिए हम टैबलेट दे देते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी फुंसियाँ हो सकती हैं जिसके लिए हम एंटीबायोटिक को 2-3 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बट नॉर्मली मैंने देखा है पेशेंट को, जैसे जिस पेशेंट को मैंने आज ट्रांसप्लांट किया वो परसों से अपना जॉब शुरू कर सकता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद 1 दिन आराम करें और 1 दिन आराम करने के बाद या 2 दिन आराम करने के बाद अपना रूटीन वर्क शुरू कर सकते हैं। अब जिनका वर्क बहुत ही फील्ड वर्क है, जैसे हमारे सिपाही हैं, पुलिस के पर्सनल हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप 1 हफ्ते का टाइम ले लें, क्योंकि उनको धूप में काम करना है, बाहर काम करना है, ताकि वहाँ पे बहुत इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। तो इसलिए हम वहाँ बोलते हैं कि आप 1 हफ्ते का टाइम ले लें। अदरवाइज ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू कर सकता है और सही से करने पे कोई भी समस्या, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट ऑल्सो बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि बहुत पेन होगा, वो मान के चलते हैं कि पेन होना ही है। बट अभी जो तरीके हैं, जिस तरह से हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या कोई भी सीनियर और एक्सपीरियंस डॉक्टर दे सकता है, वहाँ पे पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई पेन नहीं होता है। और अभी एक पेशेंट ने हमें बताया कि इसमें तो रूट कैनाल से भी कम पेन हुआ। तो रूट कैनाल एक छोटा प्रोसीजर होता है डेंटल में, आपने नाम सुना होगा। तो अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एक चीज़ और है, सर्जरी के पहले ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं। तो हम चेक करते हैं कि पेशेंट में ब्लड शुगर नॉर्मल है, उसका HIV हेपेटाइटिस स्टेटस ठीक है, नॉर्मल है, नेगेटिव है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है। ये इलेक्टिव सर्जरी है। अगर आज हमें लगता है कि उसका ब्लड शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको हम पोस्टपोन करते हैं, पहले उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद ही हम उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर दिव्या, एक और बहुत कॉमन क्यूरोसिटी है, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लोग हेयर कलर कराते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स आजकल आ गए हैं। उस केस में जैसे कि अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जो हेयर वाला हिस्सा है वो डेड होता है, तो अगर हम कोई ट्रीटमेंट कराते भी हैं तो आई थिंक उसका जड़ों पर तो असर नहीं पड़ेगा, हेयर ग्रोथ पर। जो मौजूदा हेयर है आपके सिर पे, सिर्फ उन्हीं पर तो उसका इम्पैक्ट आएगा, राइट मैम। बट स्टिल आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, वो रूट से टचअप करवा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ डे आप रूट को अफेक्ट कर रहे हैं। दीज केमिकल्स जो होते हैं वो रूट को अफेक्ट करते हैं। देन स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो हीट का जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि उसको स्ट्रेट करना है बाल के फॉलिकल को। उस टाइम पे भी जो क्यूटिकल है, जो बाल की आउटर कवरिंग है, उसको आप डैमेज कर देते हैं। जब ये आउटर कवरिंग आपके बाल की डैमेज हो गई तो बाल प्रोटेक्टेड नहीं रहता। एज अ रिजल्ट लेटर स्टेजेस में आप स्प्लिट एंड्स देखेंगे। इनफैक्ट लोग अपने बाल लेके आके बोलते हैं लास्ट का जो हिस्सा है ये डेड हो गया, ये फ्रिजी हो गया, ये अनमैनेजेबल हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसी रीज़न से होती हैं क्योंकि वो क्यूटिकल जो है वहाँ की डेफिसिट हो गई है, क्योंकि आपने रिपीटेडली कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाया, उसकी वजह से क्यूटिकल ख़राब हो गई। अब वो क्यूटिकल रिप्लेस नहीं हो सकती। अब तो जो नया बाल रूट में से निकलेगा वो बाल हेल्दी होगा, भले ही अगर आपने बायोटीन अपनी डाइट में ऐड करा हुआ है। अगर बायोटीन आपकी डाइट में कम होगा तो वो बाल भी पतला होगा और उसमें ब्रेकेज होगी और वो क्यूटिकल भी इंटैक्ट नहीं आएगी। तो इसलिए हेयर ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल, इवन डेड हेयर भी खराब हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमारे नहीं साथ करवानी एक कॉलर भी जुड़े हैं, रायपुर से हमारे साथ मोहित तोमर जुड़े हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू मैम जी, धन्यवाद मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि मेरे एज 53 ईयर्स है और मेरे 10-15 साल से जो बाल हैं हेयर, उसके अंदर स्किन के अंदर डेंड्रफ कहिए उसको या क्या कहिए, काफी इस बाल की रूट में वाइट जम जाता है। उसकी वजह से इचिंग भी होती है काफी, और कई मेडिकल शैम्पू ही यूज कर पा रहा हूँ मैं, उसके बाद नहीं कर पाता हूँ कुछ भी यूज, साबुन वगैरह भी।
और वो नहीं जा रही है डेंड्रफ, और मेरे बाल बहुत थिन हो गए हैं और बीच में से गायब भी हो गए हैं, आप ये समझिए जी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई इस तरीके का क्या मेडिकेशन यूज करें, क्या प्रिकॉशंस लें? जी थैंक यू। डॉक्टर अखिलेंद्र। तो इन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो ये बोल रहे हैं कि बाल बीच में से चले ही गए हैं, अब खत्म हो गए हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम है जो सामान्य गंजापन है, जिसका ट्रीटमेंट केवल हेयर ट्रांसप्लांट ही परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन उसको करने से पहले इनका जो दूसरा प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए। शायद वो डैंड्रफ है या फिर शायद सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। तो पहले उस कंडीशन को ट्रीट करना चाहिए, और जब वो ट्रीट हो जाए तभी इनको परमानेंट जो सोल्यूशन मैंने बताया हेयर ट्रांसप्लांट है उस पर जा सकते हैं। और अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराना है तो भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करें, जिससे उनके एग्जिस्टिंग हेयर जो हैं, जो अभी हेयर बचे हुए हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, उनमें डेंसिटी बढ़ जाएगी और उनका ये प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा। जैसा भी इन्होंने जिक्र किया कि कुछ डैंड्रफ है जो कि काफी लंबे समय से इनके सिर पर है, वो नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो डैंड्रफ का ऐसा हो सकता है कि डैंड्रफ भी आपके सिर से ना जाए, मतलब इतनी सीवियर प्रॉब्लम है डैंड्रफ? नहीं, इतने समय तक ऐसा डैंड्रफ नहीं रहेगा, ये सामान्य डैंड्रफ नहीं होगा। या तो उसके अंदर कुछ डायग्नोसिस की जरूरत होगी, जैसे डॉक्टर अश्विनी बता रहे थे कि उसको देख के कभी कभी बायोप्सी करने की भी जरूरत होती है। हालांकि अगर हमारे पास ऐसे 100 पेशेंट आते हैं तो हमें बायोप्सी की जरूरत केवल 2 या 3 पेशेंट में ही होती है। बाकी पेशेंट को हम क्लिनिकली जस्ट देख के दवाएं दे के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर वो सर ये बता रहे हैं कि बहुत सालों से डैंड्रफ ऐसा कुछ है जो कि नहीं हो रहा है, तो जरूर उनको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसको प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीट करना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा या फिर काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। डॉक्टर दिव्या, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आप कर रही थी कि कंडीशनर पहले लगाने का आजकल ट्रेंड है और शैम्पू बाद में लगाते हैं, तो उसके विषय में ज़रा बताइए क्या आप कह रहे हैं? मैम, नॉर्मली एडवोकेट किया जाता है कि बाल धोने के बाद कंडीशनर लगाएं। राइट। वो 1 टेबलस्पून तक अप्रॉक्सीमेटली लगाया जाता है। उसके बाद बालों को 4 से 6 मग से रिंस किया जाता है, सिर्फ स्ट्रैंड्स को। पर इसके बाद भी कई लोगों के बाल एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। उन केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप कंडीशनर जो है 1 टेबलस्पून लगाइए और बाल धोने से पहले लगाइए, उसको ओवरनाइट रखिए एंड मॉर्निंग में रेगुलर रिंस करिए। जब आप शैम्पू से स्कैल्प धोएंगे तो आपका स्कैल्प क्लियर हो जाएगा और जो कंडीशनिंग वाले बाल हैं वो स्ट्रेट एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर शैम्पू का सिर्फ जो फ्रॉथ है वो निकल के पास आउट हो जाएगा, उसको अलग से रिंस नहीं करना। तो उसमें भी बहुत से लोगों के बाल जो बहुत एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, एक्सट्रीमली अनमैनेजेबल या फ्रिजी होते हैं, उनके बाल काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं। प्लस इसके ऊपर कंडीशनर के ऊपर सीरम्स आते हैं जो आप लगा सकते हैं उसके बाद, ताकि बालों का जो लस्टर है वो इम्प्रूव कर जाए, उनकी शाइन इम्प्रूव कर जाए और उनकी क्यूटिकल प्रोटेक्ट हो जाए। तो इसमें बहुत अच्छा रोल देखा गया है। नीतू जी, आयुर्वेद में किसी इस बात का क्या जिक्र है कि अगर किसी के वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं कम एज में, तो क्या उन्हें भी रोकने का कोई तरीका है? सबसे पहले तो हमें ना उनकी डाइट जाननी होगी कि वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ये डाइट पैटर्न जो बहुत चेंज हो गया है कि बच्चे जो यंग एज में जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। नॉर्मल खाना जो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इवन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इवन वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, तो वो सब नहीं ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा लैक्यूना है आज के टाइम में, और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें उनकी डाइट पे ही ध्यान देना होगा और कौन सी चीज़ का वो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग, मिर्ची वाली चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं तो उनके बाल बहुत जल्दी ग्रे होते हैं और तो उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये हम कुछ चीज़ें उनको देख के किसी को जज कर सकते हैं कि वो सबसे पहले हम डाइट में ही चेंज करेंगे। डाइट चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली उनके बाल ठीक रहेंगे। डॉक्टर अश्विनी, अभी एक मेल मेरे पास आया जिसके ज़रिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल जब भी धुलते हैं तो टूटकर जो है बाल हाथों में आ जाते हैं। ये एक मेल ने कंसर्न अपना जाहिर किया है और उन्होंने कहा जैसे ही मैं जगह बदलता हूँ, मतलब मैं अपनी जगह वापस जाता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैम, सबसे पहले देखो, इन्वायरमेंट चेंज होने से डेफिनेटली बालों पे फ़र्क पड़ता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी पहले भी डिस्कस हुई कि जो वाटर की हार्डनेस है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वाटर हार्डनेस एक मेजर फैक्टर रहता है जो बालों को फॉल को बढ़ाता है। जिस दिल्ली एनसीआर के अंदर जैसे हम रहते हैं तो वहाँ पे देखेंगे जो पेरिफेरल पार्ट है वहाँ के लोगों के अंदर हेयर फॉल अचानक से ज़्यादा पाया गया है, बिकॉज वाटर इज़ वेरी हार्ड। सो 2 तरीके हैं, या तो अगर आप वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं अपने घर में, बहुत अच्छी बात है।
अगर आप नहीं भी लगा पाते हैं तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि जो नॉर्मल जो बिस्लरी की बोतल आती है जो 40 लीटर, हालांकि मैंने ये भी जिक्र किया तो बताया गया कि नहीं वो वाटर भी यूज करके देखा, उसके बाद भी इफेक्ट नहीं हो रहा आरओ वाटर के बाद। अगर आरओ वाटर यूज करने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाल इतने से झड़ने से नहीं रुक रहे हैं तो देन डेफिनेटली एक बार हमें सारा का सारा आपका ब्लड एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या किस किस विटामिन किस किस मिनरल्स की डेफिशिएंसी उस पर्टिकुलर एरिया में जाने की वजह से हो रही है। हो सकता है कि वहाँ का जो न्यूट्रिशन जो सब्जियाँ वगैरह वहाँ पे आ रही हों उसके अंदर कोई चीज़ें डेफिशिएंसी हो और वो उनकी वजह से ओवरऑल आपके जो बालों की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ रहा है। सो ओवरऑल आपका एक असेसमेंट ज़रूरी है ब्लड का, जिससे हमें पता चल जाए जिसमें कि विटामिन B12 कम है या बायोटिन कम है या विटामिन C कम है, ये सब चीज़ें होंगी तो हमें पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हम उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट दे सकते हैं, ऑयल्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वापस से पहले जैसी हो जाए। इसमें एक चीज और होती है, जैसे आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं वायु जल देश काल, मीन्स आपकी जहाँ पे आप रहते हैं तो आपके ये सब चारों चीजें चेंज होती हैं। मीन्स आप जहाँ गए वहाँ की एयर भी चेंज हुई, वहाँ का वाटर भी चेंज हुआ, देश मतलब वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है और काल कैसा कौन सा समय है। तो ये चार चीजें के अकॉर्डिंग ही आपको डाइट लेनी चाहिए। जैसे सपोज बंगाल में चावल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चावल खाना पसंद करेंगे तो वो नुकसान करेगा उनको। जैसे सपोज बिहार की तरफ आप यहाँ नेपाल की तरफ सरसों का तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप इधर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा लेते हैं। अभी यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ऑलिव ऑयल लेना है तो कोलेस्ट्रॉल हमारा हार्ट के लिए अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। ये सब वेदर के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें कि हमें कौन से वेदर में कहाँ पे कौन सी चीज़ें लेना चाहिए, तब आपकी बॉडी ठीक रहती है। आप कोस्टल एरिया में जाएंगे आपके हेयर फॉल एकदम से बढ़ेंगे, आप जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो रहते हैं उनके इतने नहीं झड़ते, बहुत अच्छे हेयर होते हैं, क्योंकि वो लोग देखोगे आप चावल खाएंगे, हॉट वाटर लेंगे और उसमें भी ये दालचीनी वगैरह का पानी लेंगे तो फिर उनकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो ये आप कहीं भी जाएंगे आपको ये वहाँ पे आपको जज करना पड़ेगा वहाँ के लोग क्या खाते हैं, ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तब आपको इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा। जी डॉक्टर अखिलेंद्र, मोस्टली देखा जाता है मेल्स में पोस्ट 30 या 35 हम कह सकते हैं बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, लाइन उनकी पीछे की तरफ हटने लगती है, तो क्या इसके पीछे मेन रीज़न है सिर्फ यही कि उनका एज जो है वो उस दिशा में जा रहा है या फिर हेरिडेटरी इसके पीछे रीज़न होते हैं? जी हाँ मैम, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मेरे ज़्यादातर पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट के होते थे वो पोस्ट 30 होते थे, 30+, और अब ज़्यादातर पेशेंट जो हैं हमारे वो 20s के हैं। और पहले जो हेयर फॉल के बच्चे आते थे मेरे पास, मेल फीमेल दोनों, वो 20s में आते थे, बट अब मेरे पास स्कूल के बच्चे भी आते हैं, क्लास 10th 11th 12th के भी बच्चे आने लगे। तो ये ट्रेंड जो चेंज हुआ है लास्ट 10-12 ईयर्स में, ये बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। तो ये प्रॉब्लम 30 से 35 साल वालों की नहीं है, प्रॉब्लम 20 से 25 साल वालों की बहुत ज़्यादा हो रही है और उनको इससे फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि इस एज में जब आपको लगता है कि पूरे क्लास में या पूरे ऑफिस में केवल मेरे ही बाल जा रहे हैं, मैं 20-21 साल का हूँ, और इनफैक्ट मैंने अभी एक ट्रांसप्लांट किया 3-4 दिन पहले, वो बच्चा अभी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है, 21 ईयर ओल्ड ओनली, एंड ही वाज ग्रेड 7 बॉल्ड। जैसे ग्रेडिंग बताई जाती है, ग्रेड 1 मतलब स्टार्टिंग होता है, ग्रेड 7 मतलब पूरे बॉल्ड हो जाए आप। ग्रेड 7 में कई बार ट्रांसप्लांट संभव ही नहीं होता है, तो वो 21 की एज में ग्रेड 7 पहुंच गया था। बल्कि ऐसे केस में हम कभी कभी पैच भी पहनने को बोलते हैं क्योंकि बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा थी, बट उसको नेचुरल हेयर चाहिए था, इसलिए हमने उसका ट्रांसप्लांट किया। तो अनुवांशिक एक मेन कॉज है, ये कॉज पहले भी था, आज के दिन में भी है, बट अभी ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हम लोग जो चीज़ें खा रहे हैं, जैसे मैम बता रही थी जंक फूड, बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप पोल्यूशन देखिए, हम दिल्ली NCR में रहते हैं, यहाँ 3 महीने तो रहने लायक नहीं रह गया है, ऐसा लगता है ना। तो पोल्यूशन जो है, चेंज ऑफ प्लेस, स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे पास एक बच्चा है जो कि 3 बजे तक जगता है, मुझे लगा नीट की तैयारी कर रहा होगा, बट वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, उसकी मदर ने बताया। तो ये चेंजेस पहले, ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले लोग रात में 3 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते थे। तो रात जो सोने के लिए बनी है, बच्चे रात में 2 बजे 3 बजे तक जग रहे हैं और पढ़ भी कहीं ना कहीं आप भी इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। अच्छी नींद आप लें, अच्छा खाना आप खाएं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी कीमती राय पहुंचाने के लिए। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। आज के लिए बस दीजिए इजाजत, नमस्कार।